हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा अणुसंख्यक गुण। बिलियन में अणुसंख्यक गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ऐसा टॉपिक है, हमने बिलियन के बहुत सारे गुण पढ़े, जानते हैं, लेकिन सभी जो होते हैं वह उसकी विलेय और विलायक की मात्रा पर निर्भर करते हैं कि विलायक की मात्रा कितना है, विलेय की मात्रा। जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोललता, मोल अंश, ये सभी जितने हम निकाले, हमने देखा कि वो सब विलेय और विलायक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बिलियन में गुण पाए जाते हैं जो विलेय और विलायक की मात्रा पर निर्भर ना करके संख्या पर निर्भर करते हैं कि विलेय और विलायक के अणुओं की संख्या कितनी है, उसका आकार कितना छोटा है कितना बड़ा है, इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है। केवल संख्या में कितने लोग हैं, इस बात से मतलब रहता है। जैसे हम एक बात कहें कि एक कमरा, एक क्लास है जिसमें कुल मिला के 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन 50 बच्चों में कोई बच्चा 50-55 का किलो का होगा, तो कोई 40 किलो का होगा, कोई 60 किलो का भी हो सकता है, तो कोई 35 किलो का भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे आकार और आकृति के अलग अलग लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बच्चे की जो फीस है उस कॉलेज की, वो चाहे छोटा बच्चा हो और चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे वह गोरा रंग का हो चाहे वह काला रंग का हो, सब के लिए वो समान फीस है। इसका मतलब कि वह जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है कि सबको इतना फीस जमा करना है ये पढ़ने के लिए, उसमें छोटा और बड़ा से कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारा यहाँ पर अणुसंख्यक गुण भी होता है, बिलियन के अणुसंख्यक गुण। अब बिलियन के अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? कहते हैं कि वे सभी गुण जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इस बात से मतलब नहीं होता है कि अणु कितने आकार में कितने बड़े हैं, या फिर विलायक और विलेय की कितनी मात्रा है। बस इस बात पर डिपेंडेंट है कि उनके अणुओं की संख्या कितनी है। अगर संख्या ज़्यादा है तो वह गुण उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अगर संख्या कम है तो वह गुण उसमें कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा हो गया बिलियन में अणुसंख्या गुण। तो हमें पता चल गया हो कि बिलियन में अणुसंख्या गुण क्या होता है। कहते हैं कि बिलियन के वे सभी गुण जो केवल विलायक और विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसको अणुसंख्यक गुण कहते हैं। वैसे अगर हम इसका डेफिनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं कि बिलियन के वे सभी गुण जो बिलियन में कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, उसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। फिर से हमने कहा कि बिलियन के वे सभी कण जो विलेय के कुल कणों की संख्या बिलियन में कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, उसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते रहे हैं, बिलियन के वे सभी गुण बिलियन के वे सभी गुण जो बिलियन में कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, उसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। उसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। अब ये तो हमने अणुसंख्यक गुण बता दिया कि अणुसंख्यक गुण कहते हैं।
अणुसंख्यक जो होता है वह अणु के साइज पर निर्भर नहीं करता है। अणुसंख्यक गुण क्या लिख रहे हैं? अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण अणुसंख्यक गुण बिलियन में कणों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कणों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये हमने बता दिया कि अणुसंख्यक जो होता है बिलियन में कण कितने आकार के हैं, कितने साइज के हैं, इस बात पर उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, वह निर्भर नहीं करता है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। अब हम कहें कि कौन कौन से गुण ऐसे होते हैं जो कि अणुसंख्यक गुण होते हैं, बिलियन के कौन से गुण ऐसे होते हैं। तो पहला है हमारा आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, और दूसरा है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, और चौथा परासरण। ये आपको इस टॉपिक में ये 4 अणुसंख्यक गुण पढ़ने हैं जिनके बारे में बात करेंगे। और ये इनमें से एक अणुसंख्यक गुण नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको तैयार करके रखेंगे। ये 4 अणुसंख्यक गुण में एक अणुसंख्यक गुण, खास करके इधर परासरण और वाष्पदाब में अवनमन, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक के अवनमन से एग्जाम में इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इन सब के लिए आप एकदम बिल्कुल से तैयार रहेंगे, इसलिए ध्यान से देखेंगे कि अणुसंख्यक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा अणुसंख्यक गुण है यहाँ पर, वह है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो है हमारा वह है हिमांक में, ये क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हमारा हिमांक में अवनमन। और चौथी नंबर की प्रॉपर्टी है हमारा परासरण। ये हमारे ये 4 पॉइंट हैं जिसके ऊपर हमें बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में। सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है वह वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। न रिलेटिव वेपर प्रेशर ये पहले डिक्रीज इन रिलेटिव वेपर प्रेशर, ये हमारा। अब इसके बारे में हम बात करेंगे वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में अगर हम बात करें तो मान लेते हैं, आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर कोई विलायक है, ये विलायक जो है अभी प्योर है, ये क्या है? विलायक है। ये कोई वाष्पशील द्रव है, ये कोई विलायक है जो वाष्पशील द्रव है। जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर वाले सिस्टम को इसको हम ये कवर करके रख दें
कोई पिस्टन के द्वारा इसको हम ऊपर न निकलने दें इसके वेपर को, इसके वाष्प को, तो कुछ वाष्प इसके ऊपर रहेगा वाष्प बनकर और कुछ इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर रहता है। ये हमारा विलायक की बात हो गई कि विलायक में ये चूंकि एक वाष्पशील द्रव है, तो वाष्पशील द्रव में अगर ऊपर से बंद है तो कुछ उस द्रव की मात्रा वह विलयन में द्रव के फॉर्म में होगी और कुछ वाष्प के रूप में होगी। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वह विलायक के कण हैं, वाष्प के रूप में है, और नीचे जो कण हैं वह विलायक के कण हैं, वो जो द्रव के रूप में है। अब हम जानते हैं कि विलायक का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है वो P1 नॉट होता है। वाष्प दाब जो होता है शुद्ध अवस्था में, विलायक का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है वो P1 नॉट होता है, P1 नॉट होता है। अब हमने इसमें कुछ विलेय पदार्थों को मिला दिया। जब हम इसमें कुछ विलेय पदार्थ को यहाँ पर हम मिला देंगे तो कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा। जैसे ही इसमें हम विलेय पदार्थ को मिलाएंगे तो ये हमारा विलायक पहले से था और हमने इसमें विलेय पदार्थ को मिला दिया। कुछ यहाँ पर विलेय पदार्थ है। जाहिर सी बात है कि ऊपर जो हमारा पिस्टन से पूरा बंद है, वाष्प बाहर नहीं निकल सकती है। अब चूंकि जिस विलेय पदार्थ को हम मिलाए हैं वो भी एक वाष्पशील द्रव है और विलायक भी वाष्पशील द्रव है, तो इसलिए दोनों की कुछ न कुछ मात्रा यहाँ पर विलायक के रूप में हम देख पाएंगे। ये कुछ मात्रा विलायक के रूप में होगी, इसके अंदर भी होगी, और कुछ विलेय के जो अणुओं की संख्या होगी यहाँ पर कुछ ऊपर होगी और कुछ यहाँ पर होगी। अब जो इसका वाष्प दाब हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब P1 हो जाता है। राउल्ट के नियम हम सब जानते हैं कि P1 होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 होता है, जहाँ पर P1 बराबर P1 नॉट x1 होता है। यही P1 नॉट जो होता है वह विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, अगर उसकी जगह पर P2 की बात करते हैं तो आता है P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, तो x1 तो आता है कि x2, तो ये आता है कि विलेय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। अब बात हमारी यहाँ पर ये आती है कि वाष्प दाब में अवनमन हुआ है कि नहीं हुआ है। आपेक्षिक कहा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो जो डिक्रीज हुआ है रिलेटिव वेपर प्रेशर में, क्या कमी आती है कि नहीं आती है। अब ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पर ये शुद्ध अवस्था में था, तो इस विलयन के पृष्ठ पर जितने लोग दाब लगा रहे थे वह केवल विलायक के अणु थे जो दाब लगा रहे थे। हमने क्या कहा कि जब विलायक यहाँ पर शुद्ध अवस्था में था तो इस विलायक के अणु पर जितने लोग इसके पृष्ठ पर दाब लगा रहे थे वो किसके केवल अणु थे, विलायक के अणु थे। लेकिन जैसे ही विलयन बन जाएगा, अब इसके विलयन के पृष्ठ पर कुछ विलायक के अणु दाब डालेंगे और कुछ विलेय के अणु दाब डालेंगे। जाहिर सी बात हमें दोनों को देखने को मिल रहा है। अगर केवल यहाँ पर विलायक अकेले दाब लगा रहे थे, विलायक के अणु, यहाँ पर विलायक और विलेय के अणु साथ में मिलकर दाब लगा रहे हैं, तो अगर हम केवल विलायक के अणु का दाब के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ अकेले है तो विलयन के पृष्ठ पर ज़्यादा दाब लगा पाएगा, और यहाँ पर विलायक के अणु का कुछ स्थान जो पहले की तुलना में अब कम हो गया है क्योंकि वह स्थान विलेय के अणु द्वारा ले लिया गया है, तो अब विलायक के अणु इसकी तुलना में विलायक के अणु इसके पृष्ठ पर कम दाब लगाएंगे। अगर यहाँ का दाब ज़्यादा था तो इसका मतलब यहाँ का दाब P1 नॉट ज़्यादा होगा और P1 की वैल्यू कम होगी। विलायक का वाष्प दाब इसका मतलब ज़्यादा होता है शुद्ध अवस्था में और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अब ध्यान से समझिए कि हमने कहा कि वाष्प दाब कम हुआ है, पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ है। इसका मतलब कि वाष्प दाब में विलयन बनने के बाद कमी आती है। वाष्प दाब में विलयन बनने के बाद कमी आती है। तो कितनी की कमी आती है? पहले P1 नॉट था, बाद में P1 हो गया। हम P1 नॉट में से P1 को घटा दें, जो आंसर आएगा वही हमारा वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। कितना का अवनमन हुआ? वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। इसके बाद तब हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकाल लेंगे। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि वाष्प दाब में अवनमन,
अगर हमसे ये पूछा जाए कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, अगर हम वाष्प दाब के अवनमन की बात करें तो हमारे पास जो डेल्टा पी आ जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू आ जाएगा वो पहले ज़्यादा वाली वैल्यू मतलब P1 नॉट और माइनस ये P1। अब हम पढ़े हैं राउल्ट का नियम, हम पढ़े हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम से क्या पढ़े हैं भैया, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1, या इसी से हमको मिला था P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। अगर यहाँ से हम P1 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगा, ये P1 नॉट हमारा पहले से है और यहाँ पर ये हमको वैल्यू रख दिए P1 नॉट x1। अगर हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट कॉमन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस x1। अब हम जानते हैं कि किसी विलयन में जितने भी घटक होते हैं सबके मोलों की संख्या, सबके मूल अंश का योग सदैव 1 होता है। तो यहाँ पर 2 घटक हैं, विलायक और विलेय हैं। ये मान लेते हैं विलायक के मूल अंश x1 है तो विलेय के मूल अंश x2 होगा और दोनों का योग 1 होगा, दोनों का योग 1 होगा। इसका मतलब हमें यहाँ से मिल जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है तो हमें मिल जाएगा x2 इक्वल टू 1 माइनस x1, 1 माइनस x1। अगर x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 है तो यहाँ पर जैसे ही इसको रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो डेल्टा P इक्वल टू आ जाएगा P1 नॉट और x2, P1 नॉट x2, 1 माइनस x1 की जगह पर हमने x2 रख दिया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा आ गया कि वाष्प दाब में अवनमन कितना होता है। अवनमन P1 नॉट x2 के बराबर होता है, लेकिन हमको आपेक्षिक अवनमन याद करना है। तो आपेक्षिक अवनमन क्या होता है उसको हम देखते हैं। कहते हैं कि किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा प्रारंभ शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहा कि वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अर्थात P1 नॉट, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के अनुपात को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लिख दे रहे हैं, कहे किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा इसका, अगर हम सूत्र निकालें तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमने कहा कि वाष्प दाब में परिवर्तन मीन्स डेल्टा P और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, ये P1 नॉट, यही जो अनुपात होगा ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है ना। आपने कहा कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन डेल्टा P अपान P1 नॉट हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो हमें मिल जाएगा डेल्टा P इक्वल टू
P1 नॉट, ये हमको मिला है। अब चाहें तो अगर हम डेल्टा P की वैल्यू यहाँ से रख दें तो हमको मिल जाएगा P1 नॉट x2 अपान ये P1 नॉट इसके है, हमने डेल्टा P के स्थान पर P1 नॉट x2 रख दिया। अब यहाँ से P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा डेल्टा P अपान P1 नॉट इक्वल टू x2। x2 क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर हमें पता है कि x2 इक्वल टू होता है x2 बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को हम विलेय का मूल अंश कहते हैं। हमारे पास आ जाएगा N2 अपान N1 प्लस N2। जिस घटक का हम निकाल रहे हैं उससे संबंधित मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल अंश कहते हैं। जैसे यहाँ पर x1 आया होता तो यहाँ पर N1 अपान N1 प्लस N2 होता, x2 आया है तो यहाँ पर N2 अपान N1 प्लस N2 है। अगर ये तीन घटक होता, मतलब तीन घटक इसमें विलयन में होते तो आता x1 अपान x1 इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3। तीसरा घटक भी आता x2 इक्वल टू N2 अपान N2 N1 प्लस N2 प्लस N3, x3 इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर उस वैल्यू को हम रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P अपान P1 नॉट इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2। अगर हम कहते हैं कि विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो तो हम कह देंगे कि N2 वेरी वेरी लेस देन N1। तो हर में मतलब डिनोमिनेटर में N2 को छोड़ देंगे, ऊपर नहीं छोड़ना है, नहीं तो पूरे इक्वेशन को वाट लग जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा हमको देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा P अपान P1 नॉट और यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा N2 अपान N1। अब ये N2 अपान N1 इसको भी एक हमारा डेफिनेशन के ये सूत्र की तरफ ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा इसमें और चेंज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि माना विलायक का द्रव्यमान, माना विलायक और विलेय का द्रव्यमान और अणुभार क्रमशः WN_M1 और W2M2 है। अगर ऐसी बात है तो हमको पता है कि N2 इक्वल टू क्या होगा? N2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, N2 है विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या होती है विलेय का द्रव्यमान बटे अणुभार। विलेय का द्रव्यमान है W2 और बटे M2। उसी प्रकार अगर N1 निकालें तो होता है विलेय का द्रव्यमान बटे अणुभार। विलेय का द्रव्यमान W1 है और अणुभार जो है वो M2 है, M1 है। अगर इस सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P अपान P1 नॉट इक्वल टू N2 की वैल्यू है हमारे पास W2 अपान M2 बटे यहाँ पर आ जाएगा W1 अपान M1। तो अगर हम करें डेल्टा P अपान P1 नॉट तो आ जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा W2 इंटू M1 बटे W1 इंटू M2। ये हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हो गया वाष्प दाब के अवनमन ज्ञात करने का। डेल्टा P अपान P1 नॉट वाष्प दाब के अवनमन को दर्शाता है और इसका ये फार्मूला यहाँ पर है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास।
जिसमें हम विलयन के अणुसंख्यक गुण में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में बात किया। अब अगली वाली क्लास में हम क्वथनांक के मूल्यांकन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, इनका हम क्रम वाइज डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। आप लोग बताएं कि इसमें आपको जो बातें हमने बताई समझ में आया कि नहीं। आपको अगर समस्या हो रही है तो कहाँ पर समस्या हो रही है, किस बात की समस्या हो रही है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी और हमने जो पढ़ाया उसको अच्छे तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और इस तरीके से अगर आप पहले चैप्टर के अन्य किसी टॉपिक को देखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और जो भी अगर बातें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का कोई भी आपके पास क्वेश्चन है या फिर समझने में कोई दिक्कत है तो उसको भी कमेंट करके बताइए। उसका भी वीडियो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो देख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।